हेलो एवरीवन, वेलकम टू 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो, जहां पे आज हमारा कॉन्सेप्ट है अबाउट ABC एनालिसिस। बिल्कुल, आज हम बात करेंगे कि आखिर अल्फाबेट्स में ABC के बाद क्या आता है। क्या आप जानते हैं? बताइए। अगर आपने नर्सरी ध्यान से पढ़ी होगी तो हमको पता है कि ABC की एनालिसिस करेंगे कि आखिर ABC के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है। क्या वो D है कि E है? बताइए। तो चलिए जोक्स अपार्ट, ये क्लास हम नहीं कर रहे हैं जहाँ पे मैं आपको ABCD पढ़ाने वाली हूँ। दिस इज अबाउट अवर कॉस्टिंग, जहाँ पे आज हम बात करेंगे कि एक जो बिजनेस होता है वहाँ पे ट्रेडिशनली पहले वो लोग वर्किंग कैसे करते थे, आखिर आज वो वर्किंग अपनी कैसे करते हैं। बिकॉज पहले कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन थे इतने बड़े नहीं थे, वो लोग एक प्रोडक्ट बनाते थे और उसी में ना खुश रह जाते थे। बट आज के टाइम पे क्या हो गया है, मल्टीपल प्रोडक्शन एक ही जगह पे होने लग गई है। वहाँ पे एक बार निडल भी बन रही है तो एक ही सेम टाइम पे वो लोग कार भी बना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं एक निडल में कितना एक्सपेंसेस डालना चाहिए और एक जो कार की मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कितना एक्सपेंसेस डालना चाहिए। बाइफरगेशंस बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण हमें ये पढ़ना पड़ता है कि उसकी कॉस्टिंग सही से हो रही है कि नहीं। बिकॉज हो सकता है कि एक जो उनका लैंड एरिया है तो एक पार्ट में निडल तो बन रही है और दूसरे पार्ट में कार तो मैन्युफैक्चर हो रही है, बट जो बीच के मेन कॉमन डिपार्टमेंट्स है जैसे क्वालिटी कंट्रोल वाले, वो दोनों जगह पे जाके कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं ना कि जो कार का कंट्रीब्यूशन है, जो कार में वो लोग अपना ध्यान लगा रहे हैं क्वालिटी चेक करने में, वो सेम वो अपना नीडल में भी लगाया होगा। तो ऐसा कंपैरिजन और ऐसा कॉस्ट एलोकेशन जो हम करेंगे उसे कहा जाता है ABC एनालिसिस। डोंट वरी, मैं आप लोग को नर्सरी से पढ़ाने नहीं वाली हूँ कि आखिर ABC के बाद क्या आता है। ये है हमारा एक कॉस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। बिकॉज अगर आप ना कोई भी कंपटीशन में जाएंगे, कैसे भी कॉम्पिटिशन्स में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाने वाले हैं और अगर आपने वहाँ पे कॉस्टिंग आपके सब्जेक्ट में है तो आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा। और इवन केवल पढ़ने के लिए नहीं, अगर आप अपने फ्यूचर में जाके कोई बिजनेस भी सेट करना चाहते हैं तो ये जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं कि पहले लोग क्या करते थे। पहले क्या होता था, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होते थे, तो हर कोई क्या करता था कि बस मटेरियल लाया, उसमें थोड़ा प्रोसेसिंग करवा दिया, लेबर लगवा दिया, प्रोसेसिंग करवा दिया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई। जितना भी उस पर कॉस्ट लगा अदर एक्सपेंसेस वाला, वो लगा के उसका डायरेक्टली वो लोग निकाल देते थे कि इतना हमको कॉस्ट लगा है, जिस पर डायरेक्टली वो प्रॉफिट ऐड करते थे और उसको मार्केट के सेलिंग प्राइस में बेच देते थे। ये हम सबको पता है, ऐसा हुआ जाता था। और यहाँ पे हम कई टाइप के मेथड्स पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे मार्जिनल, स्टैंडर्ड, उसके बाद फिर हमारा एब्जॉर्प्शन। ये जो हम कॉस्टिंग पढ़ते हैं सब ये हम ट्रेडिशनल वे में पढ़ते हैं। बट अब क्या है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत बड़े हो चुके हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल में वर्क करने लग गए। अब मैंने आपको शुरू में बताया कि एक ही जगह पे नीडल बन रही है वही ऑर्गेनाइजेशन में, वही वो ऑर्गेनाइजेशन वो लोग कार भी बना रहे हैं। अब देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है कि वो हर एक एरिया में अपना पैर जमाना चाहते हैं। तो ऐसे में जो कॉमन डिपार्टमेंट्स है वो अगर कुछ अपना काम कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स पे, तो यहाँ पे उनका कॉस्ट एलोकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखिए कि क्या होता है कि ABC मतलब है हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, यहाँ पे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि आखिर ये जो कॉमन रिसोर्सेस हम दोनों जगह यूज कर रहे हैं, तो आखिर उन्हें कितना कितना यूज किया है, उसके हिसाब से हमको उस प्रोडक्ट पे कॉस्ट एलोकेट करनी है। मान लीजिए कि ये है हमारे क्वालिटी डिपार्टमेंट वाले, ये है हमारे क्वालिटी डिपार्टमेंट के लोग। ये है हमारे क्वालिटी डिपार्टमेंट के लोग, जो बहुत सारी डिपार्टमेंट्स में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो उस ऑर्गेनाइजेशन, वो बिजनेस के अंदर, वो हर कोई यहाँ पे लाता है और इनके पास अपनी चेकिंग करवा देता है कि देखिए कि हमने ये जो प्रोडक्ट बनाया है, चाहे वो A हो, चाहे वो B हो, चाहे C या D, तो ये जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है तो ये क्या एज पर स्टैंडर्ड हमने मैन्युफैक्चर किया है कि नहीं। ये फाइंड आउट करना पड़ता है किसको, क्वालिटी डिपार्टमेंट को, कि जो मार्केट में हमने बोला है, जो मार्केट में लोग प्रेफर करते हैं, तो क्या उसके हिसाब से ही हमने यहाँ बनाया है। तो ये सब किसने किया, क्वालिटी डिपार्टमेंट में। अब हो सकता है जो A वाला प्रोडक्ट हो वो मार्केट में बिक जाता हो ₹10,000 का,
बट वहीं जो बी हो वो बिकता हो मार्केट में केवल 5,000 का, और जो सी हो वो मान लीजिए बिकता होगा मार्केट में 1 लाख का, और जो डी है उसकी वैल्यू केवल 500 रही होगी। तो ये जो सारे प्रोडक्ट एक ही जगह पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और एक ही डिपार्टमेंट उनकी चेकिंग कर रहा है, तो ये तो हर किसी को टाइम दे रहा है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि सारा हम जितना भी हम इनको कॉस्ट लग रहा है वो उठा के केवल ए पे चार्ज कर दें, या सारा उठा के हम डी पे चार्ज कर दें। ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट अलग का ये ज़्यादा टाइम नहीं लिया होगा, बिकॉज इसका कॉस्ट कम है तो इसने ज़्यादा टाइम नहीं लिया होगा, छोटी सी चीज़ होगी जो जल्दी जल्दी हो गई होगी। बट वहीं जो सी प्रोडक्ट है जहाँ 1 लाख का हम गुड्स बेच रहे हैं, तो मतलब ये कोई हमारी कॉस्टली चीज़ है, कोई प्रिसाइज चीज़ है जिसके लिए हमको बहुत मेहनत लगी, जिसके रॉ मटेरियल्स बहुत महंगे हैं। तो ये सब चीज़ों पे कितना कितना टाइम जाता है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे उनके ऊपर कॉस्ट डाल देंगे, और ऐसा नहीं करेंगे कि सब चारों में जो कॉस्ट लगा वो बस एक ही पर्सन बियर करेगा, एक ही प्रोडक्ट बियर करेगा। तो ये जो हम कॉस्ट एलोकेट करना अब ट्रेडिशनली को छोड़ के जो इंडस्ट्रीज यूज़ करती है उसे कहा जाता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो चलिए इसी के साथ फिर हम लोग अब आगे बात करते हैं इसके मीनिंग की। द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी टू इट्स कस्टमर्स involves various such activities which are not exclusively related to one product or service। अब ये बात आपके प्रोडक्ट की भी होगी और यही बात आपके जो सर्विसेज है उनकी भी होगी। तो चलिए, तो अभी हमने देखा कि ये जो हमारा सर्विस हो रहा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, यहाँ पे हम केवल प्रोडक्ट से नहीं, हम यहाँ पे सर्विसेज भी बनाते हैं। तो हर जो वो प्रोडक्ट और वो हर जो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अब उसमें न्यूमरस चीज़ें हो सकती है अलग अलग। तो हर किसी पे कितना हमने कॉस्ट अपना एलोकेट किया है वो फाइंड आउट करने के लिए हम मेथड यूज़ करते हैं ये वाला, जो कि है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्टिविटी। जो भी हम अपनी एक्टिविटी दे रहे हैं उसका एक यूनिट का कॉस्ट कितना है उसे कैलकुलेट किया जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी पूल डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी। यहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि ये जो हमारे प्रोडक्ट है या जो सर्विसेज है, अगर हम एक ही जगह से दे रहे हैं, एक ही डिपार्टमेंट हमको दे रहा है, तो उन पे कैसे कैसे उनकी कॉस्टिंग करी जाएगी, जिसके लिए हम लोग को बहुत सारी अलग अलग यूनिट्स भी मिल जाते हैं ताकि हम लोग ये चीज़ों को फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया अबाउट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की। तो चलिए अब देख लेते हैं जल्दी से कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं अबाउट ABC के। चलिए, सबसे पहला हमारा बेनिफिट है कि एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग। इसके कारण आप देख रहे हैं कि अगर सेम एरिया पे निडल भी बन रही है और कार की भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा कार पे जितना हमको क्वालिटी कंट्रोल वाले ने अपना टाइम दिया है वो उस पर ऐड हो जाएगा, ना कि वो इक्वली एलोकेट होगा निडल पे भी। तो अब जो निडल हमें एक की मिलती है, अगर ऐसा होने लग गया, इक्वली एलोकेट होने लग गया, तो ये निडल तो हमें कितने लाखों की मिलेगी वो हम भी नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे सही प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए हम यूज करते हैं ABC का, ठीक है। जो इसका फर्स्ट हमारा बेनिफिट है कि एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग। इसी के साथ सेकंड आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। अब हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी भी एक्टिविटीज होती है जो हम पे नहीं लगी है, ठीक है। अगर वहाँ पे हम बात करते हैं जैसे अभी निडल और एक जगह कार, तो कार के जो टायर है, ठीक है, उनका जो पंचिंग बैग है वो सब हम निडल में तो नहीं लगाते हैं, वो सबका एक अलग उनका उसका क्वालिटी चेक होगा कि क्या वो लोग एक्शन कर पाते हैं कि नहीं, जब एक्सीडेंट हो रहा है तो वो एयरबैग खुल पा रहे हैं कि नहीं, ये सब टेस्टिंग उनकी होगी। बट ये सब निडल की तो नहीं होगी। तो ये निडल के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ कैसी होगी, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ है, तो उनका चीज़ हम इस पर ऐड नहीं करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। इम्प्रूव्ड एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि इनहैंस डिसीजन मेकिंग। इसके कारण हमारे जो मैनेजमेंट है वो आसानी से भी डिसीजंस ले सकते हैं। फिर बेटर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। इससे क्या होगा कि जो भी रिसोर्सेज हमें यहाँ लग रहे हैं उसका हम 100% यूटिलाइज करेंगे विदाउट वेस्टेज, बिकॉज जो हमारे रिसोर्सेज है ये बहुत लिमिटेड है। इसलिए यहाँ पे हमें यूज़ जो करना है वो 100% उसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने आज बात कर लिया अपना एक और 10 मिनट शो जो कि था बेस्ड ऑन हमारे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो, जहाँ पे आज हमारा कॉन्सेप्ट है अबाउट ABC एनालिसिस। बिल्कुल, आज हम बात करेंगे कि आखिर अल्फाबेट्स में ABC के बाद क्या आता है। क्या आप जानते हैं? बताइए।
अगर आपने नर्सरी ध्यान से पढ़ी होगी तो हमको पता है कि ए बी सी की एनालिसिस करेंगे कि आखिर ए बी सी के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है। क्या वो डी है कि ई है, बताइए। तो चलिए जोक्स अपार्ट, ये क्लास हम नहीं कर रहे हैं जहाँ पे मैं आपको ABCD पढ़ाने वाली हूँ। दिस इज अबाउट अवर कॉस्टिंग, जहाँ पे आज हम बात करेंगे कि एक जो बिजनेस होता है वहाँ पे ट्रेडिशनली पहले वो लोग वर्किंग कैसे करते थे, आखिर आज वो वर्किंग अपनी कैसे करते हैं। बिकॉज पहले कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन थे इतने बड़े नहीं थे, वो लोग एक प्रोडक्ट बनाते थे और उसी में ना खुश रह जाते थे। बट आज के टाइम पे क्या हो गया है, मल्टीपल प्रोडक्शन एक ही जगह पे होने लग गई है। वहाँ पे एक बार निडल भी बन रही है तो एक ही सेम टाइम पे वो लोग कार भी बना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं एक निडल में कितना एक्सपेंसेस डालना चाहिए और एक जो कार की मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कितना एक्सपेंसेस डालना चाहिए। बाइफरगेशंस बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण हमें ये पढ़ना पड़ता है कि उसकी कॉस्टिंग सही से हो रही है कि नहीं। बिकॉज हो सकता है कि जो उनका लैंड एरिया है तो एक पार्ट में निडल तो बन रही है और दूसरे पार्ट में कार तो मैन्युफैक्चर हो रही है, बट जो बीच के मेन कॉमन डिपार्टमेंट्स है जैसे क्वालिटी कंट्रोल वाले, वो दोनों जगह पे जा जाके कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं ना कि जो कार का कंट्रीब्यूशन है, जो कार में वो लोग अपना ध्यान लगा रहे हैं क्वालिटी चेक करने में, वो सेम वो अपना नीडल में भी लगाया होगा। तो ऐसा कंपैरिजन और ऐसा कॉस्ट एलोकेशन जो हम करेंगे उसे कहा जाता है ABC एनालिसिस। डोंट वरी, मैं आप लोग को नर्सरी से पढ़ाने नहीं वाली हूँ कि आखिर ABCD के बाद ABC के बाद क्या आता है। ये है हमारा एक कॉस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। बिकॉज अगर आप ना कोई भी कंपटीशन में जाएंगे, कैसे भी कॉम्पिटिशन्स में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाने वाले हैं और अगर आपने वहाँ पे कॉस्टिंग आपके सब्जेक्ट में है तो आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा। और इवन केवल पढ़ने के लिए नहीं, अगर आप अपने फ्यूचर में जाके कोई बिजनेस भी सेट करना चाहते हैं तो ये जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं कि पहले लोग क्या करते थे। पहले क्या होता था, इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होते थे, तो हर कोई क्या करता था कि बस मटेरियल लाया, उसमें थोड़ा प्रोसेसिंग करवा दिया, लेबर लगवा दिया, प्रोसेसिंग करवा दिया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई। जितना भी उस पर कॉस्ट लगा अदर एक्सपेंसेस वाला वो लगा के उसका डायरेक्टली वो लोग निकाल देते थे कि इतना हमको कॉस्ट लगा है, जिस पर डायरेक्टली वो प्रॉफिट ऐड करते थे और उसको मार्केट के सेलिंग प्राइस में बेच देते थे। ये हम सबको पता है ऐसा हुआ जाता था। और यहाँ पे हम कई टाइप के मेथड्स पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे मार्जिनल, स्टैंडर्ड, उसके बाद फिर हमारा एब्जॉर्प्शन। ये जो हम कॉस्टिंग पढ़ते हैं सब ये हम ट्रेडिशनल वे में पढ़ते हैं। बट अब क्या है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत बड़े हो चुके हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल में वर्क करने लग गए। अब मैंने आपको शुरू में बताया कि एक ही जगह पे नीडल बन रही है वो ऑर्गेनाइजेशन में, वहीं वो ऑर्गेनाइजेशन वो लोग कार भी बना रहे हैं। अब देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है कि वो हर एक एरिया में अपना पैर जमाना चाहते हैं। तो ऐसे में जो कॉमन डिपार्टमेंट्स है वो अगर कुछ अपना काम कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स पे, तो यहाँ पे उनका कॉस्ट एलोकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखिए कि क्या होता है कि ABC मतलब है हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, यहाँ पे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि आखिर ये जो कॉमन रिसोर्सेज हम दोनों जगह यूज कर रहे हैं, तो आखिर उन्हें कितना कितना यूज किया है, उसके हिसाब से हमको उस प्रोडक्ट पे कॉस्ट एलोकेट करनी है। मान लीजिए कि ये है हमारे क्वालिटी डिपार्टमेंट वाले, ये है हमारे क्वालिटी डिपार्टमेंट के लोग। ये है हमारे क्वालिटी डिपार्टमेंट के लोग, जो बहुत सारी डिपार्टमेंट्स में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो उस ऑर्गेनाइजेशन, वो बिजनेस के अंदर वो हर कोई यहाँ पे लाता है और इनके पास अपनी चेकिंग करवा देता है कि देखिए कि हमने ये जो प्रोडक्ट बनाया है, चाहे वो A हो, चाहे वो B हो, चाहे C या D, तो ये जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है तो ये क्या एज पर स्टैंडर्ड हमने मैन्युफैक्चर किया है कि नहीं। ये फाइंड आउट करना पड़ता है किसको, क्वालिटी डिपार्टमेंट को, कि जो मार्केट में हमने बोला है, जो मार्केट में लोग प्रेफर करते हैं, तो क्या उसके हिसाब से ही हमने यहाँ बनाया है। तो ये सब किसने किया, क्वालिटी डिपार्टमेंट में। अब हो सकता है जो A वाला प्रोडक्ट हो वो मार्केट में बिक जाता हो ₹10,000 का, बट वहीं जो B हो वो बिकता हो मार्केट में केवल 5,000 का, और जो C हो वो मान लीजिए बिकता होगा मार्केट में 1 लाख का, और जो D है उसकी वैल्यू केवल 500 रही होगी। तो
तो ये जो सारे प्रोडक्ट एक ही जगह पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और एक ही डिपार्टमेंट उनकी चेकिंग कर रहा है, तो ये तो हर किसी को टाइम दे रहा है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि सारा हम जितना भी हम इनको कॉस्ट लग रहा है वो उठा के केवल ए पे चार्ज कर दें या सारा उठा के हम डी पे चार्ज कर दें। ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट अलग ये ज़्यादा टाइम नहीं लिया होगा, बिकॉज इसका कॉस्ट कम है तो इसने ज़्यादा टाइम नहीं लिया होगा, छोटी सी चीज़ होगी जो जल्दी जल्दी हो गई होगी। बट वही जो सी प्रोडक्ट है, जहाँ 1 लाख का हम गुड्स बेच रहे हैं, तो मतलब ये कोई हमारी कॉस्टली चीज़ है, कोई प्रिसाइज चीज़ है जिसके लिए हमको बहुत मेहनत लगी है, जिसके रॉ मटेरियल्स बहुत महंगे हैं। तो ये सब चीज़ों पे कितना कितना टाइम जाता है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे उनके ऊपर कॉस्ट डाल देंगे। और ऐसा नहीं करेंगे कि सब चारों में जो कॉस्ट लगा वो बस एक ही पर्सन बियर करेगा, एक ही प्रोडक्ट बियर करेगा। तो ये जो हम कॉस्ट एलोकेट करना अब ट्रेडिशनली को छोड़ के जो इंडस्ट्रीज यूज़ करती है उसे कहा जाता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो चलिए इसी के साथ फिर हम लोग अब आगे बात करते हैं इसके मीनिंग की। द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी टू इट्स कस्टमर्स involves various such activities which are not exclusively related to one product or service। अब ये बात आपके प्रोडक्ट की भी होगी और यही बात आपके जो सर्विसेज है उनकी भी होगी। तो चलिए, तो अभी हमने देखा कि ये जो हमारा सर्विस खो रहा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, यहाँ पे हम केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं, हम यहाँ पे सर्विसेज भी बनाते हैं। तो हर जो वो प्रोडक्ट और वो हर जो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अब उसमें न्यूमरस चीज़ें हो सकती है अलग अलग। तो हर किसी पे कितना हमने कॉस्ट अपना एलोकेट किया है वो फाइंड आउट करने के लिए हम मेथड यूज़ करते हैं ये वाला, जो कि है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्टिविटी। जो भी हम अपनी एक्टिविटी दे रहे हैं उसका एक यूनिट का कॉस्ट कितना है उसे कैलकुलेट किया जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी पूल डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी। यहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि ये जो हमारे प्रोडक्ट है या जो सर्विसेज है, अगर हम एक ही जगह से दे रहे हैं, एक ही डिपार्टमेंट हमको दे रहा है, तो उन पे कैसे कैसे उनकी कॉस्टिंग करी जाएगी, जिसके लिए हम लोग को बहुत सारी अलग अलग यूनिट्स भी मिल जाते हैं ताकि हम लोग ये चीज़ों को फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया अबाउट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की। तो चलिए अब देख लेते हैं जल्दी से कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं अबाउट ABC के। चलिए, सबसे पहला हमारा बेनिफिट है कि एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग। इसके कारण आप देख रहे हैं कि अगर सेम एरिया पे निडल भी बन रही है और कार की भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा कार पे जितना हमको क्वालिटी कंट्रोल वाले ने अपना टाइम दिया है वो उस पर ऐड हो जाएगा, ना कि वो इक्वली एलोकेट होगा निडल पे भी। तो अब जो निडल हमें एक की मिलती है, अगर ऐसा होने लग गया, इक्वली एलोकेट होने लग गया, तो ये निडल तो हमें कितने लाखों की मिलेगी वो हम भी नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे सही प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए हम यूज करते हैं ABC का। ठीक है, जो इसका फर्स्ट हमारा बेनिफिट है कि एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग। इसी के साथ सेकंड आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। अब हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी भी एक्टिविटीज होती है जो हम पे नहीं लगी है। ठीक है, अगर वहां पे हम बात करते हैं जैसे अभी निडल और एक जगह कार, तो कार के जो टायर है, ठीक है, उनका जो पंचिंग बैग है वो सब हम निडल में तो नहीं लगाते हैं, वो सबका एक अलग उनका उसका क्वालिटी चेक होगा कि क्या वो लोग एक्शन कर पाते हैं कि नहीं, जब एक्सीडेंट हो रहा है तो वो एयरबैग खुल पा रहे हैं कि नहीं, ये सब टेस्टिंग उनकी होगी। बट ये सब निडल की तो नहीं होगी। तो ये निडल के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ कैसी होगी, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ है, तो उनका चीज़ हम इस पर ऐड नहीं करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। इम्प्रूव्ड एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि इनहैंस डिसीजन मेकिंग। इसके कारण हमारे जो मैनेजमेंट है वो आसानी से भी डिसीजंस ले सकते हैं। फिर बेटर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। इससे क्या होगा कि जो भी रिसोर्सेज हमें यहाँ लग रहे हैं उसका हम 100% यूटिलाइज करेंगे विदाउट वेस्टेज, बिकॉज जो हमारे रिसोर्सेज है ये बहुत लिमिटेड है। इसलिए यहाँ पे हमें यूज़ जो करना है वो 100% उसे यूज़ करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रंशो, जिसका नाम है 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट। एंड यहाँ पे आपके साथ जुड़ चुकी हूँ मैं CA आरती, और जहाँ पे हम जानेंगे एक न्यू कॉन्सेप्ट। हर टाइम हम लोग जो मिलते हैं मंडे टू फ्राइडे, और यहाँ देखते हैं कि हर एक वर्ड में क्या छुपा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर आपको भी ऐसा कोई वर्ड है जो नहीं समझ आते तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर करके बताइए, और उसके लिए मैं लेके आऊँगी आपके लिए 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट। आज है हमारा न्यू कॉन्सेप्ट जो कि होता है EPS। EPS होता है मतलब अर्निंग पर शेयर। ठीक है, EPS मतलब है हमारा फुल फॉर्म अर्निंग पर शेयर। आखिर हम
कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से हमें कितना प्रॉफिट होता है। ठीक है, मान लीजिए हमारी ये एक कंपनी है, और ये कंपनी मार्केट में लिस्टेड है और लोगों को इसमें इन्वेस्ट करने के बदले ये प्रोवाइड करती है शेयर्स। ठीक है, शेयर्स प्रोवाइड करती है और यहाँ पे लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो उनको इसके बदले शेयर्स मिल जाते हैं और कंपनी को यहाँ पे मिल जाता है अमाउंट। ठीक है, जिससे वो अपना जो बिजनेस है वो एक्सपेंड कर सकती है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि आखिर जो कंपनी है, ठीक है, इस पे हम इन्वेस्ट क्यों करें। अगर हम एक इन्वेस्टर हैं, ठीक है, मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टर हूँ, तो आखिर मैं ये कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए क्यों रेडी हो जाऊं। कैसे पता लगाओ कि ये जो कंपनी है ये जो बोल रही है, तो क्या इसकी जो फिनेंसेस है, जो इसकी बैलेंस शीट है, जो इसके पीएनएल है, क्या हर चीज एक्चुअली में वही बोल रही है जो यहाँ के डायरेक्टर्स बोल रहे हैं, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज बोल रहे हैं। उसके लिए मैं एक चीज यूज करूंगी, एक इंडिकेटर यूज करूंगी, ताकि मैं पता लगा सकूं कि एक्चुअली इसके जो शेयर्स हैं, इसकी जो वैल्यू है, कि सही में उतने में इन्वेस्ट करने पे मुझे इतना प्रॉफिट होगा। आइए जानते हैं। तो मान लेते हैं कि ये कंपनी है जहां पे इसका टोटल जो हमको दिख रहा है प्रॉफिट, वो दिख रहा है हमें ₹10 लाख का। ठीक है, और वहीं पे उसने जितने भी अपने शेयर्स इशू किए हुए हैं, तो देख लीजिए कितने इसके इश्यूज हैं। तो मान लीजिए नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे यहाँ पे 10,000 शेयर्स है, जो साल भर में हमने लोगों को देके रखा हुआ था। तो इससे क्या पता चलेगा कि कितना आखिर एक शेयर खरीदने पे हमें कितनी अर्निंग होती है। तो वो क्या होगा कि ईपीएस, ठीक है, वही होगा कि अर्निंग पर शेयर, कि अगर इन्वेस्टर एक शेयर लगाता है इस कंपनी में खरीदने के लिए पैसा, तो उससे उस पे अर्निंग होगी ₹100 की। तो कैसे कैलकुलेट हुआ, प्रॉफिट, जो भी हमारा प्रॉफिट है इसके पहले जो भी जैसे आपके डिविडेंड्स होते हैं, अब डिविडेंड्स में अगर जैसे आपने प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है वो माइनस हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ले रहे हैं, ये सब माइनस करने के बाद ही बचा होगा 10 लाख डिवाइडेड बाय होगा 10,000 के शेयर्स। तो ये जो शेयर्स है, अगर कंपनीज में हम भी इसके एक इन्वेस्टर होते तो हमें हर एक जो हमारा शेयर है उस पर हमें कितना मिल जाता, बताइए, हमें मिल जाता ₹100। तो ₹100 हमारा ईपीएस होगा ये कंपनी का, मतलब अर्निंग पर शेयर। हर एक शेयर पे मुझे अर्निंग कितनी होगी, ₹100 की। इसे कहा जाता है ईपीएस, और ईपीएस जितना अच्छा ज्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है। अब आप ही मान लीजिए कि किसी कंपनी का ईपीएस 200 है, मतलब आप एक शेयर खरीदते हैं तो उनको आपको फायदा कितना हो रहा है, एक शेयर खरीदने के पीछे आपको फायदा हो रहा है 200 का, है ना। मतलब इससे भी अच्छी परफॉर्मिंग कंपनी निकल गई वो। तो वही अगर आपको फाइंड आउट करने की किसी और कंपनी का मान लीजिए 1000 है, आप समझ रहे हैं कि वो तो 200 से भी अच्छी है ना। वहीं अगर किसी कंपनी का केवल 10 है ईपीएस, मतलब आप शेयर लगाते हैं, शेयर खरीदते हैं और आपको केवल उस पर ₹10 की अर्निंग हो रही है, तो आप कहाँ प्रेफर करेंगे, आप जाना ये ऐसी कंपनीज में प्रेफर करेंगे जिनका ईपीएस हायर है। ठीक है, ठीक है, अर्निंग पर शेयर हमारा ये होता है। ठीक है, चलिए अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, इज अ मेजर ऑफ अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। अभी हमने देखा कि कंपनी को जब प्रॉफिट हुआ है तभी तो हम बता पा रहे हैं कि हमारे शेयर पे हम कितना कमा पा रहे हैं, है ना। चलिए फिर उसके बाद देखते हैं कि कैलकुलेटेड कैसे होता है, बाय डिवाइडिंग क्वार्टरली और एनुअल इनकम। हमने देखा था 10 लाख हमारी इनकम थी, इसमें उसमें हमने बोला भी था कि माइनस अगर कोई डिविडेंड्स होते वो हो जाते, माइनस डिविडेंड्स बाय द, किससे डिवाइड होता है, बाय आउटस्टैंडिंग स्टॉक शेयर्स। जो भी हमारे नंबर ऑफ शेयर्स साल भर या जितने भी टाइम पीरियड का आपको ईपीएस निकालना है उससे आप डिवाइड कर देंगे। और हायर अ कंपनीज ईपीएस द ग्रेटर द प्रॉफिट एंड वैल्यू परसीव्ड बाय इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स तभी तो अट्रैक्ट होगा जब आपकी वैल्यू ज्यादा होगी। सो ये होता है हमारा अर्निंग पर शेयर, जितना ज्यादा उतना अच्छा। ठीक है, ये कंपैरिजंस के लिए आप लोग को काम आता है कि जब आप लोग का इन्वेस्टमेंट करना हो, ठीक है, जब आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने ज्यादा चाहते हैं तो ये आपको देखना ही चाहिए कि कौन सी कंपनी का ज्यादा अच्छा ईपीएस है, तभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी लेवल पे ही रहें।
अदरवाइज अगर आप ये सब बेसिक चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे तो आपको भी होगा लॉसेस, ठीक है। तो ये होता है हमारा ईपीएस एंड आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर शो जिसका नाम है 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट। और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है अबाउट पीई रेशो। अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो मार्केट्स में आपको इन्वेस्ट करने में बहुत अच्छा लगता है या फिर आप मार्केट्स की स्टडी करते हैं, मार्केट मतलब कि शेयर मार्केट की मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे आपने ये ज़रूर देखा होगा कि पीई रेशो हम कैसे कंपैरिजन में यूज़ करते हैं। तो आज हम इसको पूरे डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये हमें क्या हेल्प करता है और कैसा पीई रेशो हमें चूज़ करना चाहिए फॉर अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी इंडस्ट्री में कौन सी वो कंपनीज है जहाँ पे हम अच्छा इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर पीई रेशो क्या होता है। पीई रेशो मतलब होता है हमारा प्रॉफिट अर्निंग रेशो। मतलब कि हमारा जो अर्निंग हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, जो है हमारी ईपीएस। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो पहले जाके आप ये देख के आ जाइए कि ईपीएस मतलब क्या होता है, ठीक है। तब आपको समझ आएगा कि पीई रेशो आखिर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक जानना रहता है अर्निंग मतलब कि आखिर हमारी जो कंपनी है वो कितना अर्न कर पाती है, ठीक है। उसके शेयर की वैल्यू आखिर उस खुद जब निकालिए तो कितनी है। और वहीं जब हम बात करते हैं कि मार्केट वैल्यू आएगा टर्म, अभी हम आगे जब देखेंगे इसका फॉर्मूला तो आपको ये दो टर्म दिखेंगे। जहाँ पे हमने ईपीएस लास्ट वीडियो में बात कर ली थी, यहाँ पे हम देखते हैं मार्केट वैल्यू मतलब कि हमारा जो शेयर है वो आखिर सामने जो पब्लिक है वो कितने में खरीदने से हमसे रेडी है। मतलब आज अगर मैं बोलूं कि मेरा ईपीएस है 10 और लोग मुझे देने को तैयार है 50, तो आप देख रहे हैं मुझे लोग 5 गुना देने को तैयार है मेरे एक 10 रुपए के शेयर के लिए। मतलब मेरा इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, मतलब मेरा जो भी कंपनी है वो बहुत अच्छा परफॉर्मिंग है, तभी लोगों को इतना ट्रस्ट है, इतना बिलीव है कि जो भी मैं कमा रही हूँ उनको रिटर्न करूंगी, वो मैं बहुत अच्छा रिटर्न करूंगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये अच्छा है या ये बुरा आपका पी रेशो है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये नहीं बता रही हूँ कि पी रेशो अच्छा है कि बुरा है। आई एम जस्ट टेलिंग कि ये उसका जो अर्निंग पर शेयर मतलब कंपनी जब अपने बुक से निकालेगी तो 10 आता है, बट लोग मार्केट में उससे खरीदने के लिए 50 में भी तैयार हो जाते हैं। बट यहाँ पे ये नहीं बताया मैंने कि ये पी रेशो ही हमारा एक गुड पी रेशो है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर हम पी रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। पीई रेशो होता है हमारा मार्केट वैल्यू। जो भी मार्केट में लोग हमसे हमारे शेयर की जो भी शेयर है हमारी कंपनी के वो खरीदने को तैयार हो जाते हैं और एक्चुअली उसका कितना हमारा ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, उससे हमें मिलता है पीई रेशो। जैसे यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि 50 लोग देने को तैयार है और हम अब जब निकाले कैलकुलेट करके तो 10 आता है, तो मतलब 5 टाइम्स लोग हमको हमारे शेयर देने के लिए तैयार है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि हमारी इस इंडस्ट्री में कितना अच्छा हमारा एक पोजीशन है। वहीं आप देख लीजिए, मान लीजिए कि आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री में आप अपनी कंपनी चला रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे टीवी। अगर मेरी टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका 5 टाइम्स आता है। वहीं जो मेरे कॉम्पिटिटर्स होंगे, ठीक है, अगर मेरे कोई कॉम्पिटिटर्स होंगे ही, अगर नहीं, जब मेरे कॉम्पिटिटर्स होंगे तो वहाँ क्या होगा, उनका जब हम पी रेशो निकालेंगे तो देखिए कैसे पता चलेगा कि किसका अच्छा है या किसका बुरा। अब देखिए जैसे इसका ईपीएस हम ले लेते हैं सेम एज इट इज कितना ₹100, बट यहाँ पे इसका मार्केट वैल्यू हम ले लेते हैं ₹10 लिया हमने ईपीएस और मार्केट वैल्यू ले लेते हैं 100। तो इनका पी रेशो आपको पता है कितना आ जाएगा, मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय ईपीएस आएगा 10। मतलब लोग, ये जो सेकंड कंपनी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है, वहां पे लोग 10 गुना पैसा ज्यादा देने को तैयार है उनके शेयर के लिए। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो कैसे सेम इंडस्ट्री जो भी है कॉम्पिटिटर्स उसके, वहां पे कंपैरिजन में ये चीजें आपको हेल्प कर रही है। चलिए तो अब जल्दी से देख लेते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है पी रेशो की। द प्राइस टू अर्निंग रेशो, जिसको पीई रेशो हम बोल रहे हैं, मेजर्स अ कंपनी शेयर प्राइस रिलेटिव टू इट्स अर्निंग पर शेयर। अभी हमने देखा कि कंपनी का शेयर प्राइस मतलब क्या, मार्केट वैल्यू। कैसे मार्केट वैल्यू से हमने कंपेयर कर लिया अपने अर्निंग पर शेयर को। और सेकंड देखिए, इट्स हैंडी फॉर कंपेयरिंग अ कंपनीज वैल्यूएशन अगेंस्ट इट्स हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस।
यहाँ पे केवल हम जो कॉम्पिटिटर्स है उनसे ही कंपैरिजन नहीं करते, जबकि जो हम पहले क्या परफॉर्म कर रहे थे और अब आगे हमारा कितना अच्छा हमने एक्सीड किया या हम गिर गए, वो भी हमको यहाँ पता चल जाता है अगेंस्ट अदर फर्म्स विद इन इट्स इंडस्ट्री और द ओवरऑल मार्केट। यहाँ पे हमको हर चीज पता चलेगी कि मार्केट में लोग हम पे कितना ट्रस्ट बनाते हैं और लोग हम पे कितना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं। अब ये देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेशंस कैसे हो जाते हैं। पी रेशो इक्वल टू मार्केट वैल्यू पर शेयर। अभी हमने देखा कि लोग हमारा स्टॉक एक्सचेंज में देखेंगे शेयर तो वो हमारी मार्केट वैल्यू, और अर्निंग पर शेयर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। चलिए, तो यहाँ पे हमने जान लिया कि पी रेशो का मीनिंग क्या होता है और ये कैसे हमको कंपैरिजन में हेल्प करता है। इवन हमने देख लिया फॉर्मूलेज। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं ना, तो बिफोर इन्वेस्टिंग अगर आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर हैं जो स्टडी करके करते हैं तो आप एक पी रेशो को जरूर यूज करते होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट क्या क्या की टेकवेज है हमको यहाँ पे जो देखना चाहिए। आइए, सबसे फर्स्ट होता है अ हाई पी रेशो could mean that a company's stock is overvalued or that investors expect high growth rates। अब यहाँ पे आप देख लिए कि जो इसका एक जेन्युइन मतलब कहते हैं ना कि गुड पी रेशो, जनरली इसका जो गुड पी रेशो कहा जाता है, जो हम कहते हैं कि अच्छा पी रेशो है, वो होता है 20 to 25 के बीच में। ठीक है, कि अगर इसके बीच में पी रेशो है तो कंपनी अच्छी खासी है। बट अगर किसी कंपनी का पी रेशो आता है 40, तो आप समझ रहे हैं कि लोग उसको ओवर वैल्यू करके रखें। ठीक है, जबरदस्ती उस पर लोग उसको बहुत ज्यादा हाई प्राइस में खरीद रहे हैं जबकि उसकी इतनी वैल्यू ही नहीं है। तो ये जब हम बात कर रहे हैं कि हाई पी रेशो, इसका मतलब है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है। वहीं अगर कोई कंपनी जिसका पी रेशो मान लीजिए 10 है, तो ये मतलब अंडर वैल्यूड है। ये आपको खरीद लेना चाहिए और यहाँ पे आपको बेचना चाहिए क्योंकि लोग इसको ऑलरेडी हाई प्राइसेस में खरीद रहे हैं। तो अगर आपने पहले कभी खरीद के रखा है तो आप सेल कर दीजिए। बट अगर 10 है तो देखिए कम वैल्यू पे हमको पता चल रहा है कि आगे जाके अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो हमको फिर यहाँ पे जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। बट जनरली कहा जाता है कि पी रेशो जो एक आइडियल पी रेशो है वो होता है 20 to 25 पे। चलिए, कंपनीज विथ नो अर्निंग्स और are losing money don't have a PE ratio because there's nothing to put in the denominator। जिस भी कंपनी में बंद हो रहा है काम या जिसके पास भी पैसे खत्म हो रहे हैं, उनका पी रेशो हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बिकॉज आप मार्केट से तो पता लगा लेंगे कि उसकी मार्केट वैल्यू कैसी हो रही है, बट वहां पे आप ये पता नहीं कर पाएंगे कि उसका ईपीएस कैसे जा रहा है, गिर रहा है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर की ये बात होती है। आई होप आपको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पता होगा। न्यूमरेटर मतलब जो ऊपर है और डिनोमिनेटर मतलब जो हम नीचे साइड लिखते हैं, जो कि हमारा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। क्योंकि वहां पे तो कुछ पैसे नहीं बचे तो हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो भी कंपनी लूज कर रही है या फिर जो मार्केट से बाहर होने वाली है, उसका पी रेशो फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है बिकॉज वो नेगेटिव ही आने वाला है। चलिए, P ratios are most valuable when comparing similar companies in the same industry। अभी हमने शुरुआत में ही देखा था कि हमने अपनी टीवी की जो कंपनी है उसको हमारे कॉम्पिटिटर्स टीवी मेकिंग वालों से कंपेयर किया था। तो यहाँ पे ये वैल्यूएशन भी क्या, पी रेशो हमको काम पे आता है। ठीक है, और फॉर अ सिंगल कंपनी ओवर टाइम, या फिर हम जब खुद से ही अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि पहले हम पे जो लोग हैं कितना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते थे और आज हम पे लोग कितना शेयर को खरीदने पे तैयार है, उस पे भी हमको ये हेल्प चीजें हो जाती है। किसके थ्रू, पीई रेशो के ही थ्रू। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि आखिर मीनिंग क्या होता है पीई रेशो का, कैसे हम जो भी इंडस्ट्री है वहाँ पे कंपैरिजन के लिए पीई रेशो यूज करते हैं और एक आइडियल पीई रेशो कैसे फॉल होता है। और अगर पीई रेशो ज्यादा है तो मतलब क्या, ओवर वैल्यूड है, और वहीं अगर उसका अंडर वैल्यूड है तो मतलब कि जो पी रेशो जो हमने एवरेज बताया था आइडियल, उससे कम है। ठीक है, तो ये सब चीजें देख के हमको कोई भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना चाहिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7, जहाँ पे हम लोग मंडे टू फ्राइडे मिलते हैं 6 बजे रोज एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तो हमारा आज का कॉन्सेप्ट होगा बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू एंड फेस वैल्यू। जब भी आप कोई कंपनी के फाइनेंसेस उठा के देखेंगे, अगर आप मार्केट में शेयर भी करते हैं तो वहाँ पे भी आपने ऐसे अलग अलग वर्ड्स जरूर देखे होंगे कि ये अलग अलग वैल्यू से कुछ एक अलग अलग वर्ड दिखते हैं। तो आखिर इनमें क्या डिफरेंस होता है और ये वर्ड से हमें क्या पता चलता है। तो आइए शुरू करते हैं
हमारा आज का सेशन, जो कि होगा हमारा बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, अगर आपने मार्केट्स में ट्रेड किया होगा तो ये वर्ड्स को आपने ज़रूर देखा होगा, बट इसका मीनिंग क्या होता है वो आज इस वीडियो में आप जानिए। देखिए, जब भी हम बात करते कि मान लीजिए कि हमारी एक कंपनी है, ठीक है, हम बनाते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, जिसका नाम रख देते हैं हम लोग ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये हमारी सीमेंट कंपनी का नाम है। अब क्या है, सीमेंट कंपनी जब अपने साल भर काम करने के बाद बुक्स बनाती होगी, ठीक है, तो वहां पे वो अपनी हर चीज को नोट डाउन करते होंगे अपना एक फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, जहां पे वो अपनी एसेट्स लिखते होंगे कि हमारी कितनी एसेट्स थी साल भर में, उसके बाद कितनी लाइबिलिटीज थी, वो सब चीजें फाइंड आउट करके उसको इससे माइनस कर देते होंगे। एसेट्स में से हमारी लाइबिलिटीज माइनस करके वो अपना एक अमाउंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि ये इनका एक कैपिटल है। ये कैपिटल आखिर क्या होगा, वो होता है हमारा बुक वैल्यू। देखिए, ये हम किसकी बात करें, ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चीजों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हर चीज को हमने बुक से निकाला है और बुक से वैल्यू निकाल रहे हैं कि आखिर हमारी जो कंपनी है उसकी क्या वैल्यू होगी, हमारी जो इक्विटी, हमारे जो ओनर्स है उनको क्या हम देंगे अपनी बुक के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आएगा आपका इक्विटी वाला पार्ट, कैपिटल में ये आपका इक्विटी का पार्ट आएगा, तो यहाँ पे ही आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी उसे कहा जाएगा बुक वैल्यू। ये आपके बुक्स के कैलकुलेशन के हिसाब से निकल के आ रही है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, बुक वैल्यू। आपने एसेट्स निकाला, उसमें से आपके जितनी भी लाइबिलिटीज है वो माइनस किया, फिर आपका आता है इक्विटी। ये जब आपको फाइंड आउट होता है तो इससे से पता चलता है कि आखिर आपकी जो इक्विटी है, लोग आप पे जो इंटरेस्ट करके आए हुए हैं, जो इन्वेस्ट किया है, जितना कैपिटल बच रहा है उसका क्या वैल्यू है, उसे कहा जाता है बुक वैल्यू। ठीक है, पर क्या होता है कि जब हम धीरे धीरे काम अपना बढ़ाना शुरू करते हैं तो पहले तो यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया, मेरे नोन जो लोग हैं, मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनने इन्वेस्ट किया, मेरे फ्रेंड्स जो है उनने इन्वेस्ट किया, बट धीरे धीरे जब मैं बहुत बड़ा अपना बिजनेस, ये सीमेंट फैक्ट्री को बढ़ा दूंगी, तो क्या होगा, मुझे लोगों से भी पैसे चाहिए। ठीक है, अब लोगों के बीच में भी मेरा जो ये सीमेंट है इसका ब्रांड बनना शुरू हो गया होगा। तो आपने सुना होगा कि IPO आना शुरू होता है। ठीक है, तो IPO के टाइम क्या होता है, हम लोग करवाने जाते हैं लिस्टिंग। ठीक है, हम लोग कराने जाते हैं लिस्टिंग। उसमें क्या होता है कि हमको सब अपनी वैल्यूएशंस बतानी पड़ती है कि हमारा कंपनी का वर्किंग कैसा है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे हैं, हमारी नेट प्रॉफिट कैसा है, हमारी ग्रॉस प्रॉफिट कैसा है, हमारे कस्टमर्स कैसे हैं, ये सब चीज़ को हमको यहाँ पे जो सेबी है उनको बताना पड़ता है, ताकि वो हमारी कंपनी को जाए और उठा के लिस्ट कर दे। ठीक है, आप सबने सुना होगा IPOs आते ही रहते हैं, और अब तो बहुत ज़्यादा ही IPOs आने लग गए, आप लोग ने भी, बहुत लोग ने इन्वेस्ट किया होगा। तो जब ये कंपनी अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए लेके जाती है तो वहां पे वो अपनी पूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करती है। ठीक है, तो उस टाइम फिर ये जो हमारी सेबी है, जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, वो पूछती है कि आखिर अपना ये जो आप बता रहे हैं, इसका फेस वैल्यू, जो शेयर्स है उसका आप क्या रखेंगे। ठीक है, तो वहां पे जब ये बॉन्ड तैयार होता है, जब वो एक नोटिस तैयार होता है, कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है, वहां पे बताया जाता है कि हमारा जो इशू प्राइस होगा, ठीक है, जो हमारा इशू प्राइस होगा वो होगा हमारा, मान लीजिए ₹10, जो कि हमेशा ₹10 ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो बताया जाएगा जब हम अपने बॉन्ड्स को इशू कर रहे हैं लोगों के बीच में, जो इशू प्राइस रहेगा इसे कहा जाता है फेस वैल्यू। इसे कहा जाता है फेस वैल्यू, कि आखिर ये लोगों के बीच में जब हम वो बॉन्ड इशू कर रहे हैं, या फिर हम लोगों से जब अपना शेयर्स इशू कर रहे हैं, IPO लेके आ रहे हैं, तो वहां पे जो हम डॉक्यूमेंट सबमिट करके लोगों को बता रहे हैं कि हमारी कंपनी का जो एक शेयर का प्राइस है उसका प्राइस रहेगा ₹10, ये होती है उसकी फेस वैल्यू। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब ये मार्केट में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, तो फिर होता है इनके यहाँ पे मार्केट में लोग इसके अपने हिसाब से, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ये लोग इसकी वैल्यू करना शुरू करते हैं। आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में, आप देखें ऐसे कभी उठ जाता है शेयर, कभी गिर जाता है शेयर, कभी उठ जाता है शेयर, कभी गिर जाता है शेयर। तो यहाँ पे ये जो उछाल और ये गिराव आ रहा है, ठीक है, ये जो डिमांड और सप्लाई के कारण यहाँ पे जो वैल्यूज चेंज हो रही है, कभी आप देख रहे होंगे ये अगर मार्केट में 1000 में चल रहा होगा तो कल मॉर्निंग में हो सकता है 500 में हो जाए, हो सकता है कल ये 1500 में हो जाए, हो सकता है परसों 3000 पे हो जाए। तो ये जो डेली चेंजेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ क्या, मार्केट फैक्टर्स। ये सब कौन चेंज कर रहे हैं, ये मार्केट फैक्टर्स के कारण चेंज हो रहा है। ठीक है, जहां पे लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं इनके शेयर्स को। जब ये वाली चीज से हम वैल्यू निकालते हैं तो उसे कहा जाता है मार्केट वैल्यू।
ये होती है हमारी मार्केट वैल्यू। ये अभी यहाँ हर चीज मैं आपको पर शेयर में बता रही हूँ, ठीक है। तो ये मार्केट प्राइस है हमारी। मार्केट वैल्यू में इंटू आपके जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं उसे इंटू कर दिया जाता है, ठीक है। आपके एक मार्केट में कितने शेयर आप लोग आपके शेयर को खरीदने के लिए तैयार है, इंटू आपके नंबर ऑफ शेयर्स को कहा जाता है मार्केट वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं 1000 में 15, 500, 1500, 3000, ये जो अलग अलग ट्रेंड आ रहा है, ये है हमारी मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पर शेयर मतलब लोग आपका 1000 में खरीदने तैयार है और कभी कोई 500 में भी। ये जो आप मार्केट में ट्रेड करते हैं, जो आपने NSE, BSE स्टॉक एक्सचेंजेस में तो देखा होगा कि अप एंड डाउन हो रहा है शेयर्स का, वो होती है हमारी मार्केट प्राइस। और इस पे जब आप कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इंटू तो उसे कहा जाता है मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया कि आखिर बुक वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, और हमारी मार्केट प्राइस से हम मार्केट वैल्यू अपनी कैसे निकाल पाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज होती है आपकी 3 अलग अलग चीजें। बुक वैल्यू क्या होती है, जो हम अपने बुक्स में एसेट्स माइनस लायबिलिटीज से निकालते हैं, उससे कहते हैं हम लोग बुक वैल्यू। वहीं पे जब हम अपने बॉन्ड्स इशू करते हैं, ठीक है, जब हम अपने शेयर्स इशू करते हैं, उस टाइम जो हम लोग अपना इशू प्राइस बताते हैं वो होता है हमारा फेस वैल्यू। और जब मार्केट में हमारी जो शेयर्स है उसकी ट्रेडिंग होना शुरू होती है, उसकी डिमांड एंड सप्लाई से हम लोग इफेक्ट होने लग जाते हैं, उसे कहा जाता है मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस में जब आप नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करते हैं तो आपकी क्या आ जाती है, मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग वर्ड्स होते हैं और इनका अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं और इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। शुरू करते हैं हम लोग विथ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या हमने देखा था, इज अ कंपनीज इक्विटी वैल्यू एज रिपोर्टेड इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने अभी देखा था एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि बुक वैल्यू इज ऑफन डिफरेंट देन अ कंपनीज मार्केट वैल्यू। बिल्कुल, अभी हमने देखा था कि देखिए मार्केट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डिमांड एंड सप्लाई से वो तो चल रही है, और यहाँ पे बुक वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बिकॉज वो हमारे बुक्स में जो भी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज से उससे निकल के आई थी हमारी बुक वैल्यू, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू सेम होना इज नॉट ऑलवेज कंपल्सरी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बुक वैल्यू पर शेयर एंड प्राइस टू बुक, ठीक है, प्राइस टू बुक रेशो आर यूटिलाइज इन फंडामेंटल एनालिसिस। जब हमको ये बुक वैल्यू निकालना है तो उसमें हम लोग को एनालिसिस करना पड़ता है। तो आपने कल भी देखा होगा कि मैंने EPS बताया है, ठीक है, PE रेशो बताया है। तो वैसे ही विद द हेल्प ऑफ बुक वैल्यू आप फंडामेंटल एनालिसिस में बुक वैल्यू पर शेयर और प्राइस टू बुक रेशो निकाल के आते हैं, जब आपको पता लगाना रहता है कि कंपनी की क्या पोजिशंस है, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के फंडामेंटल एनालिसिस है जो यूज होते हैं हमारे बुक वैल्यू के टाइम पे। चलिए उसके बाद आता है इसका फॉर्मूला। हमने देखा कि बुक वैल्यू इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। अभी हमने देखा टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज से हमें पता चल रहा था कि कितनी हमारी बुक वैल्यू है, ठीक है। बुक वैल्यू यहाँ पे ओवरऑल आपको पता चल चुकी है, और अगर आप इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो आपको पर शेयर कितनी आपकी बुक वैल्यू है, जो कि हमारा बुक वैल्यू पर शेयर, वो पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने बात कर ली अबाउट अपने बुक वैल्यू की। उसके बाद फिर हमने देखा था मार्केट वैल्यू। देखा था हम सबने मार्केट वैल्यू कि मार्केट में कैसे उछाल और जब वो गिराव आता है उसके हिसाब से जो हमारे लोग हमारे शेयर्स को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो होती है हमारी मार्केट की वैल्यू। चलिए पढ़ते हैं कि मार्केट वैल्यू इज द प्राइस एन एसेट वुड फेच इन द मार्केट बेस्ड ऑन द प्राइस दैट द बायर्स आर विलिंग टू पे एंड सेलर्स आर विलिंग टू एक्सेप्ट। अभी हमने देखा कि शेयर मार्केट में क्या होता है, एक बायर होता है जो बेचने तैयार होता है और एक सेलर होता है जो खरीदने के लिए रेडी रहता है। तो वो जो खरीदना और बेचने पे जो लोग प्राइस देने के तैयार होते हैं दोनों साइड से, वो होती है हमारी मार्केट प्राइस, और उस पर नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करके आ जाती है हमारी मार्केट वैल्यू। चलिए, द हायर द वैल्यूएशंस द ग्रेटर द मार्केट वैल्यू। अब जितनी ज़्यादा आपकी वैल्यूएशन होगी, जितना लोग आपसे खरीदने तैयार होंगे आपके एक शेयर को मार्केट में, उससे उतनी ज़्यादा आपकी क्या आएगी, मार्केट वैल्यू आएगी, ठीक है। और मार्केट वैल्यू का हमने जान लिया कैसे फाइंड आउट होता है, मार्केट वैल्यू पर शेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स।
इससे आपको पता चलता है कि मार्केट में आखिर आपकी कितनी वैल्यू है। जितना ज़्यादा आपका मार्केट वैल्यू होगा उतने लोग आपके शेयर्स को खरीदने पे इंटरेस्टेड होंगे। चलिए इसी के साथ अब आते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारी फेस वैल्यू। ठीक है, चलिए फेस वैल्यू को हमने क्या पढ़ा था कि फेस वैल्यू रिफर्स टू द नॉमिनल और पार वैल्यू ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट such as bond or a stock as indicated on the instrument। हमने देखा था कि जब भी हम इशू करने चाहते हैं तो जो हम लोग एक उसका नॉमिनल वैल्यू निकाल के बताते हैं कि 10 रुपये हमारी इस इशू प्राइस में रहेगा, तो वो होती है हमारी फेस वैल्यू। चलिए, इट रिप्रेजेंट्स द इनिशियल वैल्यू असाइन टू द सिक्योरिटी ड्यूरिंग इशुएंस। जब भी हम इशू कर रहे थे देखा था हमने कैसे बॉन्ड इशू हो चाहे स्टॉक इशू, हम लोग उसमें इशू प्राइस बताते हैं रेगुलेटरीज को, वो होती है हमारी फेस वैल्यू। चलिए, फेस वैल्यू रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द सिक्योरिटी एंड इज यूज प्रिलिमिनरी फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस। ठीक है, जो एक बार हमने इशू के टाइम पे बताया कि इतनी हमारी फेस वैल्यू है ये शेयर्स की, ये बॉन्ड्स की, कोई भी सिक्योरिटी जो भी हम इशू कर रहे हैं वो थ्रू आउट उस सिक्योरिटी की लाइफ में सेम ही रहेगी। मार्केट वैल्यू चेंज होगी, बुक वैल्यू चेंज होती है, बट जो हमारी फेस वैल्यू है वो एक जैसी हमेशा ही रहती है। तो यहाँ पे आज हमने जान लिया कि कैसे बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, ये जो अलग अलग वैल्यू है ये सेम नहीं, और कैसे इनमें अलग अलग बाइफरगेट करके इन्हें डिफरेंट बताया गया है। एंड इफ़ यू आर ए स्टूडेंट जो JIIB मई 2024 के एग्जाम्स देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए होली सेल अभी चालू है, लाइव है, जहां पे आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट इफ़ यू यूज़ Y895। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 81% तक का डिस्काउंट। आप देख रहे हैं यहाँ पे, बट आपको यूज़ करना पड़ेगा कोड Y895। आपको जो भी कोर्सेज चाहिए हमारे पास डबल वैलिडिटी पे भी महापैक है, उस पर आप बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, आप उसको भी ले सकते हैं। उसी के साथ जो अलग हमारे न्यूमेरिकल्स बैच आ रहे हैं 1 अप्रैल से, वो ले सकते हैं। मंजिल बैच हमारी ऑलरेडी ऑनगोइंग है। देयर आर डिफरेंट बैचेस, आप जाइए इनरोल करिए जल्दी से, और ये जो बैचेस उसमें जल्दी से पढ़िए और अपने प्रमोशंस का हमें लड्डू ज़रूर खिलाइएगा।